हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। माय सेल्फ सुमित टक्कर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा हुआ था बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। आज हम क्या करेंगे, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर उसके इनसाइड हम एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डालने के पर कैपेसिटर के इनसाइड डाइलेक्ट्रिक डालने पर उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मतलब आपके पास एक कैपेसिटर होगा, उसके अंदर आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ छोटा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कौन से मटेरियल होते हैं। सबसे पहले हम वही मटेरियल क्लियर कर देते हैं कि व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। उसके बाद हम बात करेंगे इस आर्टिकल की। ठीक है देखो बेटा, ऐसे मटेरियल्स, सपोज करो ये कोई डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है, या बोल सकते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना करने दे, उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। पर इंसुलेटर भी यही काम करते हैं कि इंसुलेटर को अगर आप इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करो तो इंसुलेटर में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, डिफरेंस बता रहा हूं बेटा डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, और इंसुलेटर में क्या होगा। अगर मान लो ये इंसुलेटर सपोज करो, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर के इनसाइड 0 होगा। बट डाइलेक्ट्रिक वाले केस में ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक वाले केस में अगर ऐसा है कि आपने जब इसको इंसुलेटर, इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो यहां पर इसका नेगेटिव चार्ज जाएगा। इंडक्शन की वजह से इस साइड कैसे चार्ज जाएगा, इस पर पॉजिटिव, और इस डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसका नाम है क्या, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तीनों में डिफरेंस बता देता हूं मैं, इन डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर और कंडक्टर। इंसुलेटर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब इंसुलेटर के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक को आप रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है किससे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। वैल्यू उसकी क्या होती है, कम। मतलब डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो जो आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक एक वो मटेरियल्स होते हैं जिन मटेरियल्स को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके इनसाइड खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, अपोजिट। ठीक है, देखो आप लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर है, इसको हम बोल देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसकी कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाली है ए, और ये प्लेट इसकी नेगेटिव चार्ज वाली है बी। हमने इस कैपेसिटर की इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मान लेते हैं हम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स, या बोल सकते हैं बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर्स। ए क्या मान लेते हैं हम इसका, ए इसका एरिया मान लिया हमने, एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, ए हमारे पास क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट। और इस कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस जो हमने पढ़ा हुआ है, जिसका फॉर्मूला में ड्राइव करा, उसका फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस
कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जहां वैक्यूम था वहां वैक्यूम से हटाकर मैं एक स्लैब रख रहा हूं, जो स्लैब हमारी किससे बनी हुई है? डाई इलेक्ट्रिक से बनी हुई है। किससे स्लैब बनी हुई है? ये स्लैब हमारी कौन सी? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। डाई इलेक्ट्रिक, ये हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इसके इनसाइड प्लेस कर दी। ठीक है, देखो जब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, है ना। और इसको बोलेंगे हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिनोट कर दिया गया। ई ए क्या है हमारे पास? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है ना इसके इनसाइड, उसकी थिकनेस मैं मान लेता हूं कैपिटल टी या स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या चीज है? स्मॉल टी है हमारे पास थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसको ही नोट कर देते हैं हम। टी इज व्हाट? टी है हमारे पास थिकनेस। किसकी थिकनेस बेटा? थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे आपने डाई इलेक्ट्रिक इसके इनसाइड रखा, डाई इलेक्ट्रिक में इंडक्शन की वजह से यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। और यहां पर चार्ज आ जाएगा उसके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जिसको आपने बोला ई ए, इंडक्शन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ई आई, जो है अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। डाइलेक्ट्रिक का यही काम होता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, अपोजिट डायरेक्शन में क्या सेटअप कर देता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ध्यान से देखो कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका मतलब यहां पर कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होगा? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास ई ए माइनस ई आई। ई ए माइनस ई आई जो है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है या अप्लाइड है? और ये हमारे पास कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? ये हमारे पास है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग ये चेक करने जा रहे हैं कि जैसे या हम जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी भी कैपेसिटर में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, हम लोग ये चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इनसाइड जो डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोलता हूं ईडी। ईडी क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा? इसकी वैल्यू है ई ए माइनस ई आई। ठीक है, और हम मान लेते हैं जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। के क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ईडी की वैल्यू हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। और मीडियम कौन सा हमारा? डाइलेक्ट्रिक। तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। किसके बराबर होगा बेटा? के। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास ई नोट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय के, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके इनसाइड? डाइलेक्ट्रिक इनसाइड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? ई। ठीक है, थिकनेस कितनी हुई इसकी स्लैब की? टी थिकनेस हो गई। अब अगर हम बात करें बेटा, जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है या फिर अब जो ये कैपेसिटर है, इसमें दो रीजन हो गए। कितने रीजन हो गए? इसमें टू रीजन हो गए बेटा। कैसे दो रीजन हो गए सर? कि भाई एक रीजन तो ये वैक्यूम वाला हो गया और एक रीजन कौन से वाला होगा? डाइलेक्ट्रिक वाला होगा। मतलब एक रीजन तो हमारा हो गया वैक्यूम वाला और एक रीजन हमारा कैसा हो गया?
डाइलेक्ट्रिक वाला, है ना। उस वैक्यूम वाले रीजन की और डाइलेक्ट्रिक वाले रीजन की बात कर रहे हैं। जो रीजन वैक्यूम में हुआ है उसकी थिकनेस अलग है। डाइलेक्ट्रिक वाले की थिकनेस कितनी है? डाइलेक्ट्रिक वाले की थिकनेस है टी। जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस कितनी है? टी। और वैक्यूम वाले की थिकनेस क्या होगी बेटा? वैक्यूम वाले की थिकनेस होगी डी माइनस टी। पूरा कैपिटल टी है, इसमें से टी घटा दिया, ये रीजन बच गया। ठीक है, अब हम एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो आपने पढ़ी हुई है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन वो आपने पढ़ी हुई है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस का डीवी बाई डी आर, है ना। और डीवी क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस डी आर है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बोल दिया हमने वी, और इनके बीच की डिस्टेंस को बोल दिया हमने डी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? v की वैल्यू जाएगी e मल्टीप्लाई बाय डी। बट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग दो रीजन में डिवाइड है, या बोल सकते हैं हमारा जो रीजन है, दो टाइप की रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो पार्ट में क्या हो जाएगी? डिवाइड। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली देखो क्या आएगी? पहले तो ई नोट। ई नोट कौन सा है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है कि डिस्टेंस वैक्यूम कितनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है? डी माइनस टी। तो ई इंटू कितना आ गया? डी माइनस टी। ठीक है, और हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? वैक्यूम का, सॉरी डाइलेक्ट्रिक का, जिसको बोल रहे हैं हम ईडी। डाइलेक्ट्रिक कितने मीडियम तक फैला हुआ है? थिकनेस टी तक फैला हुआ है। यस और नो? डाइलेक्ट्रिक कितने थिकनेस फैला हुआ है? थिकनेस टी तक फैला हुआ है। तो यहां से हमने इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस पार्ट में डिवाइड कर दिया? एक तो ई नॉट डी माइनस टी, एक ई डी इंटू टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल कौन से रीजन में है? डाइलेक्ट्रिक रीजन में है। और ये पोटेंशियल बेटा कौन से रीजन में? ये पोटेंशियल हमारी रीजन है वैक्यूम में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस ई डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई डी की वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू ई नॉट अपॉन के इंटू में थिकनेस टी। इंटू में थिकनेस कितनी हो गई? टी। ठीक है, यहां तक आपको खौफ शौक सब क्लियर होगा। अब हम आगे करने के हवाले, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम की वैल्यू हमें पता है, जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि जब दो कैपेसिटर हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई नोट की वैल्यू। ई नोट की वैल्यू होती है कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, जो कि हमने बहुत बार ड्राइव की हुई है। एक या दो बार हम लोगों ने इस चीज को ड्राइव कर लिया है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है आपके पास? चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये हो गया। तो यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? देखो पुट कर देंगे बेटा। ई नोट को यहाँ से भी कॉमन ले लो, ई नोट को यहाँ से भी कॉमन ले लो। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो ई नोट कॉमन आने के बाद बचेगी यहाँ पर कितनी? डी माइनस टी ब्रैकेट स्टार्ट प्लस टी अपॉन के। ई नोट कॉमन आ गया दोनों में से। ई नोट की वैल्यू कितनी है? v इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, डी माइनस टी वैक्यूम, टी डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक, के क्या है हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू बेटा? पोटेंशियल की। और क्यू इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास? सीवी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू अपॉन सी। क्यू हमारे पास चार्ज है, ठीक है, और सी हमारे पास क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, हमें निकालना है, कैसे उल्टा कर दिया हमने, हमें निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन वी। क्यू की वैल्यू तो क्यू रह जाएगी, और जो v की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे यहाँ पर। v की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे आएगा क्यू, ऊपर चला जाएगा कितना? ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? डी माइनस टी ब्रैकेट स्टार्ट प्लस टी अपॉन के ब्रैकेट क्लोज। क्यू से क्यू क्या होगा? कैंसिल। तो ये आ गया हमारे पास कैपेसिटर। किस कैपेसिटर का? कैपेसिटर विद आर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। फॉर्मूला क्या है? इज टू ए एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट स्टार्ट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है,
इसको थोड़ा सा हम और रिफाइन करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और रिजोल्व कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो, तो मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। देखो इस पूरी इक्वेशन में से मैं डी कॉमन ले लेता हूँ, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो। देखो सी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन नीचे कितना है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? इस पहले काम करो, इन दोनों में से टी कॉमन ले लो। ये हो गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये हो गया डी, इसमें से टी कॉमन ले लिया मैंने। टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के, ठीक है, ये माइनस का प्लस का टी कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है, प्लस का टी लो माइनस का, हम प्लस का टी कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस का टी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 और ये माइनस का लोगे तो माइनस का 1 अपॉन कितना बचेगा टी। क्लियर है? क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, इसमें से कॉमन ले टी। अब पूरी इक्वेशन में से डी कॉमन ले लो, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं बेटा, इसलिए कॉमन ले रहे हैं। पूरी इक्वेशन में से डी कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस टी अपॉन व्हाट, टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, इसको हम बोलते हैं सी नोट। स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको, सी नोट की वैल्यू एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय डी। डिवाइडेड बाय क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ये आपके पास आ गया कैपेसिटेंस, जिसके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका कैपेसिटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो सी डी हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विद हैविंग डाइलेक्ट्रिक। सी नोट क्या है हमारे पास, कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। 1 माइनस टी, टी क्या है थिकनेस, डी क्या है उसका, डी है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, 1 माइनस 1 अपॉन के, के क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो के की वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी, 1 अपॉन समथिंग करेंगे के की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 अपॉन समथिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ओवरऑल इसकी वैल्यू आएगी 1 से कम, 0 पॉइंट समथिंग। उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। मतलब ये सारी वैल्यू को 1 में से घटा रहे हैं और ये आएगा 1 माइनस समथिंग। तो ये पूरी जो वैल्यू नीचे वाली है वो आएगी आपके पास कैसी बेटा, वो आएगी पॉइंटों में 0 पॉइंट समथिंग या 0.2 0.3। मान लो सपोज इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0.2 आ गई, तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी, सी नोट अपॉन 0.2। 0.2 को सोल्व करोगे तो 2 कहाँ से रहेगा, 2 अपॉन 10 कितना रहेगा, 5 सी नोट। कैसा है 5 सी नोट, देखो सी नोट यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई वो ऊपर कितना जाएगा 10, 5। तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये सुनो, इसका मतलब सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर हमारे पास क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड, सॉरी अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर के इनसाइड हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, काफी था। कल हम करेंगे कैपेसिटेंस विद इन कंडक्टिंग स्लैब, और कंडक्टिंग स्लैब के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। थैंक यू बेटा।